अयान एक ऐसा लड़का था जिसे गांव के लोग निकम्मा समझते थे। अम्मी अब्बू कहा करते, बेटा दोस्तों के साथ आवारागर्दी छोड़ो और कोई मेहनत मजदूरी का काम पकड़ो। मगर वो निकम्मा लड़का यूं ही गलियों में मुंह उठाए फिरता रहता। आखिरकार माँ बाप ने तंग आकर एक दिन फैसला कर लिया, अब इसको परदेश भेज देना ही बेहतर है। अयान जब परदेश पहुंचा तो उसे एक वीरान रेगिस्तान में काम मिला और फिर वो वहीं का होकर रह गया। तन्हाई, गर्म हवा, रेत के थपेड़े, बस यही उसका दिन था, यही उसकी रात। इसी वीरान डरावने रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरब लड़कियां आ पहुंची। उन लड़कियों का दिल उस पर ऐसा आया कि अगले ही दिन उन्होंने उसे अपने पास काम पर रख लिया और जो तनख्वाह पहले मिलती थी अब उसका 2 गुना मिलने लगा। मगर सवाल ये है, वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या अयान ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वो वाकई उसके अंदाज की गिरफ्त में आ चुकी थी? भारत के सूबे पंजाब के जिला जालंधर में एक छोटा सा गांव था। वहां एक मिट्टी का कच्चा सा घर था, सादा, खामोश और मुफलिसी में डूबा हुआ। उस घर में 3 लोग रहते थे, अयान, उसकी अम्मी और उसका अब्बू। अयान दिल से काम करने वाला लड़का था, जिस्मानी मेहनत से कभी नहीं घबराता था। मगर एक बहुत बड़ी कमी थी, उसे पढ़ाई से चिढ़ थी। उसके माँ बाप की ये तमन्ना थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हर सुबह वो उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, 2-4 रुपये देते और दुआओं से रुखसत करते। अयान भी पूरे यकीन के साथ बैग उठाता और घर से निकल पड़ता। मगर स्कूल जाने के बजाय वो दोस्तों के साथ होटलों में बैठता, चाय पीता, सिगरेट फूंकता, बातें करता, कभी फिल्म देखने निकल जाता। जब स्कूल की छुट्टी का वक्त होता तो यूं लौटता जैसे सारा दिन तालीम में गर्क रहा हो। अम्मी अब्बू खुश थे, बेखबर थे। वो समझते रहे कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। अयान अक्सर स्कूल की फीस, किताबों, यूनिफॉर्म और कापियों के नाम पर पैसे मांगता और जो भी मिलता सब दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता। इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने बीतते रहे। एक दिन अयान के अब्बू को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें थकावट और सरदर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सोचा कि किसी छोटे से होटल में बैठकर चाय पी जाए। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने की मेज पर अयान दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हंसते हुए, जोर जोर से कहकहे लगाते हुए। चाय के कप उठ रहे थे और बातें ऐसे हो रही थीं जैसे कोई फिक्र ही ना हो। अब्बू के कदम वहीं रुक गए। दिल जैसे धक से रह गया। वो कुछ पल दरवाजे पर खामोश खड़े रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और अयान के पास जाकर बैठ गए। अयान की नजर जैसे ही अपने अब्बू पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्म की एक लहर दौड़ गई। अब्बू ने बहुत ही नरमी से मगर दिल की गहराई से बोले, बेटा ये वही पैसे हैं ना जो रोज तुम स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और किताबों के बहाने हमसे लेते हो? यहां बैठकर चाय पीने और हंसी मजाक करने के लिए अयान ने झूठ बोलने की कोशिश की। अब्बू आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए तो दोस्तों के साथ चाय पीने चला आया। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आप जानते हैं ना। अब्बू ने उसकी बात सुनी, मगर चेहरे की खामोशी बता रही थी कि सब समझ चुके हैं। मगर फिर भी बोले, सिर्फ इतना बेटा, अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर चले आते, मेरे साथ दुकान पर काम कर लेते। तुम्हें पता है ना, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, रोज सुबह से शाम तक दुकान पर खड़ा रहता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। मैं तो बस दिन गिन रहा हूं जब तुम्हें नौकरी मिले और मेरी जिंदगी आसान हो जाए। अयान ने नजरें झुका लीं, गला भर आया। अप्पू मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। अयान की आवाज कांप रही थी। आइंदा अगर कभी छुट्टी हुई तो सीधा घर आऊंगा और आपके साथ दुकान पर काम करूंगा। अब्बू ने कुछ न कहा, बस खामोशी से उठे और घर लौट आए। उस रात उन्होंने न बीवी से कुछ कहा, न बेटे से, बस आंगन में टहलते रहे, यूं जैसे दिल के अंदर कोई तूफान दबा हो। मगर अब उनका सब्र जवाब दे गया था। उन्होंने ठान लिया था, अब बातों पर नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से देखे गए सच पर यकीन करेंगे। घर पहुंचते ही अब्बू ने अयान का बाजू थामा और सख्त मगर कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुमने कहा था कल स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन तुम्हें स्कूल छोड़े हुए तो 1 साल हो गया है। आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी? अब्बू की आवाज भर्रा गई, दिल टूटने लगा। मैं दिन भर दुकान पर खड़ा रहता हूं, धूप हो या सर्दी, सिर्फ इसलिए कि तुम तालीम हासिल कर सको, कुछ बन सको। अपने लिए नए कपड़े नहीं लेता, मगर तुम्हें हर साल यूनिफॉर्म लाकर देता हूं। मैं 1 कप चाय को तरस जाता हूं और तुम्हारी अम्मी अपनी दवाओं से भी बच जाती है, सिर्फ इसलिए
कि तुम्हारी किताबें पूरी हो सकें। तुमने हमें ही धोखा दिया, स्कूल नहीं गए और जो पैसे लिए उनसे सिर्फ ऐश की। ये कहते कहते अब्बू की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने रोती हुई आंखों से अयान की तरफ देखा, फिर चुपचाप कमरे में चली गईं। अब्बू भी उनके पीछे पीछे चले गए और अयान एक कोने में खड़ा रह गया, शर्म से, नदामत से, बिल्कुल खामोश। उसी रात उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे खुद से नफरत सी महसूस हुई। जिस भरोसे की बुनियाद पर माँ बाप ने उसे आगे बढ़ाया था, उसने उसके बदले धोखा दिया। उस रात अयान की नींद उड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ा रहा और दिल में एक पक्का इरादा कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। माँ बाप को मुझ पर फख्र होगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ और नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, तालीम कितनी है? और अयान खामोश रह जाता, क्योंकि उसके पास तालीम तो थी ही नहीं। वो तो सिर्फ वक्त बर्बाद करता रहा था, गलियों में फिरता, आवारागर्दी करता। इस वजह से कोई भी उसे अच्छे काम पर रखने को तैयार नहीं होता था। शाम को थका हारा घर लौटा और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो कम अज कम अब घर वालों पर बोझ तो ना बनूं। बेहतर यह है कि मैं अब मजदूरी शुरू कर दूं। अयान ने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच लिया था। अगले दिन से वो वाकई मजदूरी पर निकल पड़ा। कभी ईंटें उठाईं, कभी ठेला खींचा। जो काम मिला बिला झिझक कर लिया। जितना भी कमाया घर लाकर अम्मी के हाथ में रख दिया। अम्मी अब्बू उसके इस बदले हुए रवैये से खुश तो थे, मगर दिल में एक टीस भी थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा अफसर बने, इज्जतदार नौकरी करे, लेकिन अब दिल को तसल्ली देना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद अम्मी और अब्बू आपस में बैठे और खामोशी से गुफ्तगू शुरू हुई। अब्बू बोले, बच्चा वाकई बदल गया है, मगर यहाँ इस मजदूरी से ना उसका गुजारा होगा ना हमारा। क्यों ना इसे परदेस भेज दें, शायद वहां कोई बेहतर कमाई हो और इसकी जिंदगी संवर जाए। अयान ने ये सब सुना, बिल्कुल खामोश रहा, कुछ नहीं कहा, बस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर दिल में सोचता रहा, अम्मी अब्बू सही कह रहे हैं। अगर मैं बाहर चला जाऊं, दुबई चला जाऊं, तो कमाई यकीनन यहां से दोगुनी तिगुनी होगी। इन पैसों से अम्मी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा। अब्बू को अब टिफिन के बगैर दुकान पर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। अगली सुबह अयान खुद वालिदैन के पास गया और कहा, अम्मी अब्बू मैं तैयार हूं, आप इंतजाम कीजिए, मैं दुबई जाऊंगा, जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। अब्बू ने कहा, पहले आधार कार्ड बनवाओ, फिर पासपोर्ट, वीजा का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। अयान ने दोनों चीजें फौरन बनवा ली, मगर असली मसला अब सामने आया, पैसों का। अब्बू गरीब आदमी थे, इतने पैसे कहां से लाते कि वीजा, टिकट और बाकी इंतजाम अकेले कर सके। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, वो दुकान जो सालों से उनकी पहचान थी। और फिर कुछ ही दिनों में उसी सड़क पर दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक ठेला लगा लिया, ताकि गुजारा चलता रहे और उनका बेटा अपना मुकद्दर बनाने के लिए रवाना हो सके। कुछ ही हफ्तों में अयान दुबई पहुंच गया। वहां जाकर वो एक पुराने जानने वाले मजदूर के घर रुका। न अयान को अरबी आती थी, न वहां के तौर तरीके मालूम थे। हर चीज नई, अजनबी और डरावनी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही दिनों में उसने वहां के बाकी मजदूरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। कभी बोझ उठाना, कभी सफाई करना, कभी किसी बाग में पानी डालना। जो काम मिला कर लिया, मगर तनख्वाह बहुत कम थी। गुजारा बमुश्किल होता और अम्मी अब्बू को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। अयान का दिल चाहता था कि उसे कोई बेहतर नौकरी मिल जाए, कोई ऐसा काम जिससे उसके अम्मी अब्बू की सारी मुश्किलें आसान हो सकें। उसने अपने जान पहचान वालों से पूछना शुरू किया, कोई ऐसा काम है जहां तनख्वाह अच्छी हो, चाहे काम सख्त ही क्यों ना हो, मगर पैसे अच्छे मिले। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, एक काम है, सख्त जरूर है मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है, अगर तू कर ले तो तेरे माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अयान ने फौरन कहा, भाई क्या काम है, मुझे बताओ, मैं हर काम करने को तैयार हूं। दोस्त ने बताया, यहां से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक फार्म है, वहां खजूरों का बाग है, कुछ बकरियां हैं और कई ऊंट। इनकी देखभाल करनी है, सफाई, चारा देना, पानी भरना, सब कुछ अकेले करना होगा। जगह तन्हा है, बिल्कुल वीरान, मगर तनख्वाह 4000 से 5000 दिरहम तक है। अयान ने बिना सोचे समझे हामी भर ली। दोस्त ने उसी वक्त फार्म के अरब मालिक से बात कर ली, जो पहले से किसी मजदूर की तलाश में था, क्योंकि जो काम करने वाला पहले था वो अब छुट्टी पर जा रहा था। मालिक ने सुनते ही कहा, बहुत अच्छा हुआ,
मुझे भी फौरन एक बंदे की जरूरत है, अगर तैयार है तो कल ही ले आओ। अगले दिन अरब मालिक खुद गाड़ी लेकर आया और अयान को साथ बिठाकर रवाना हो गया। अयान खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल में बस एक सवाल था, आखिर ये जगह कब आएगी? गाड़ी शाम के वक्त निकली थी और अब सुबह हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह निकल आया था, मगर मंजिल अभी तक नहीं पहुंची थी। अयान थोड़ा घबरा गया। ये वाकई बहुत दूर है, शायद दुनिया से कटा हुआ कोई कोना। वो रास्ते भर खामोश रहा। कभी खिड़की से रेत के समुंदर को देखता, कभी आंखें बंद करके अम्मी अब्बू के बारे में सोचता। अब्बू शायद इस वक्त ठेले पर खड़े हैं, अम्मी शायद दवाई छोड़कर पैसे बचा रही हों, और मैं किसी अनजान रेगिस्तान की तरफ जा रहा हूं। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप बैठा रहा। आखिर एक दिन और एक रात के सफर के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। अयान ने जैसे ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, दिल कांप गया। हर तरफ बस रेत ही रेत, सूखे दरख्त और खामोशी का बोझ। ना कोई इंसान, ना परिंदा, ना गाड़ी, ना आवाज, सिर्फ खामोशी और एक वीरान सन्नाटा। फार्म के अंदर कुछ बकरियां, कई ऊंट और खजूर के दरख्त थे। वहीं कुछ जानवर चल रहे थे और बाकी पूरा इलाका खाली। अरब मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा। थैले में कुछ दालें थीं, चावल के 2 पैकेट, थोड़ी सी सब्जियां और पानी के कुछ गैलन। उसने अयान की तरफ देखा और कहा, ये 15 दिन का राशन है। मैं अब अगली बार 15 दिन बाद आऊंगा। खजूरों की सफाई, ऊंटों की देखभाल और फार्म की निगरानी सब तुम्हारे जिम्मे है। फिर उसने अयान को मुख्तसर सा काम समझाया और बिना कोई और बात किए वापस चला गया। अयान वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल तन्हा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो किस जगह आ गया है। दिल किया कि अम्मी अब्बू से बात करूं। फौरन जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा देखा, उसके हाथ कांप गए। न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई नेटवर्क। उसका दिल घबरा गया। मैं कहां आ गया हूं? एक पल को तो उसका दिल किया कि बस भाग निकले, मगर फिर उसी पल दिमाग ने कहा, गाड़ी में एक दिन लगा यहां आने में, अगर पैदल निकला तो महीनों लग सकते हैं, और रास्ते में भूख प्यास से मर भी सकता हूं। उसने एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और खुद से कहा, अब यही मेरा ठिकाना है, जैसे भी हो यहीं गुजारा करना है। चंद दिन बाद वो फार्म की रूटीन समझने लगा। हर सुबह खजूरों की सफाई, ऊंटों को चारा देना, पानी पिलाना, फार्म की देखभाल, सब कुछ अकेले करना पड़ता। वक्त के साथ साथ वही फार्म जो कभी कैदखाना लगता था, अब थोड़ा अपना सा लगने लगा। 1 साल गुजर गया। अब वो फार्म ही उसका दूसरा घर बन चुका था। कभी कभी जब दिल बहुत उदास होता तो फार्म के पीछे एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ जाता। वहां जाकर कभी कभी मोबाइल पर थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाता, और बस यही उसके लिए सबसे बड़ा सुकून था, माँ बाप से बात कर पाना। एक रात अयान अपने कमरे में सो रहा था। बाहर आंधी थी, बारिश थी और सहरा में तूफान का आलम था। जब रेगिस्तान में मौसम बिगड़ता तो खेमे उड़ जाया करते थे, दीवारें भी हिलने लगती थीं। अयान गहरी नींद में था कि अचानक उसे लगा कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसका दिल दहल गया। इतनी रात इस वीरान सहरा में कौन चिल्ला सकता है? वो जल्दी से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर ठिठक गया। बाहर जाऊं या ना जाऊं? उसने खिड़की से झांका। दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं। दिल में ख्याल आया, शायद अरब मालिक आया हो सकता है बारिश में उसकी गाड़ी फंस गई हो। ये सोचकर वो बगैर वक्त गंवाए दौड़ पड़ा। तूफानी बारिश में अंधेरे के बीच वो गाड़ी की लाइट्स की तरफ भागता रहा। काफी दूर जाकर जब गाड़ी के करीब पहुंचा तो देखा कि गाड़ी के पास 4 साए खड़े हैं। वो एकदम रुक गया। दिल में वह सबसे आने लगे, ये कौन हो सकते हैं? रात के इस पहर, इस वीराने में कहीं कोई खतरा तो नहीं? मगर जैसे ही वो कुछ और करीब गया, उसे लड़कियों की आवाजें सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थीं। अब डर की जगह हमदर्दी जाग उठी। अरे, ये तो लड़कियां हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। अयान फौरन उनके करीब गया और नरम मगर हिम्मत देने वाले लहजे में पूछा, बहन जी, क्या हुआ? आप क्यों चीख रही हैं? लड़कियां एकदम उसके पास आ गईं, थरथरा रही थीं, चेहरों पर खौफ था। एक बोली, शुक्र है अल्लाह का, कोई इंसान तो मिला। हमें तो लगा था कोई जंगली जानवर आ जाएगा और हम तो खत्म हो जाएंगी। अयान ने उन्हें तसल्ली दी, घबराइए नहीं, मैं हूं ना, बस बताइए क्या हुआ है। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, हम घूमने निकली थीं, अचानक रेत का तूफान आ गया और हम रास्ता भटक गईं। मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं थे और फिर ये बारिश शुरू हो गई। हम फंस गईं, गाड़ी बंद हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अल्लाह से दुआ कर रही थीं कि कोई इंसान आ जाए।
अयान ने दूर फार्म की तरफ इशारा किया। उधर मेरी रहाइश है, आइए वहां चलिए, बारिश से बचिए, वहां आपको आराम मिलेगा। लड़कियां बिला झिझक उसके साथ चल पड़ी। अयान उन्हें फार्म पर ले आया, पानी पिलाया, उनकी बातें सुनी और तसल्ली दी। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब मैं हूं, आप महफूज हैं। सुबह होते ही मैं आपको रास्ता भी बता दूंगा। अयान के पास बस एक कंबल और एक तकिया था। उसने वो दोनों लड़कियों को दे दिए और खुद को कमरे के एक कोने में बैठा लिया, जैसे कोई चौकीदार हो। बाहर बारिश और तूफान था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। इतनी तन्हाई के बाद आज इंसानों की आवाजें सुनने को मिली थीं। सारी रात अयान कोने में बैठा रहा। बाहर तूफानी बारिश की आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं, मगर अंदर उसका दिल तसल्ली से धड़क रहा था। बरसों बाद उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। पांचों लड़कियां थकी हुई थीं, जल्दी ही सो गईं, मगर अयान जागता रहा, उनके चेहरों को देखता रहा, सोचता रहा, शुक्र है कम अज कम आज कोई बात करने वाला मिला, कोई सुनने वाला मिला, वरना यहां तो पिछले 1.5-2 साल में बस वो शेख आता है, वो भी सिर्फ हर 15 दिन बाद राशन देता है और चला जाता है। ये पहली बार है कि किसी ने मेरे साथ एक रात गुजारी, वो भी बिना किसी मतलब के। सुबह हुई तो अयान ने फौरन चूल्हा जलाया, चाय बनाई और नाश्ता तैयार किया। जैसे ही लड़कियां जागीं, वो मुस्कुराकर नरमी से बोला, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपको रास्ता भी समझा दूंगा। लड़कियां हैरान थीं, इतने कम वसाइल में भी इसने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया। उन्होंने चाय पी, कुछ खाया, फिर बोली, हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दीजिए, हम तो रात को तूफान के वक्त भाई साहब के साथ पैदल ही निकल गई थीं। अयान ने फौरन तैयारी की और उनके साथ गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी उसी पुराने मुकाम पर रेत में ढंसी हुई थी। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की गई, गाड़ी ने बिल्कुल जवाब दे दिया। सबने बारी बारी कोशिश की, बोनट खोला, बैग चेक किए, धक्का लगाया, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। लड़कियां मायूस सी हो गईं। अयान ने दिल ही दिल में शुक्र किया, चलो एक रात और इंसानों के साथ गुजरेगी। लड़कियों ने परेशान होकर अयान से कहा, कुछ तो कीजिए, गाड़ी को स्टार्ट करवाइए। अयान मुस्कुराकर बोला, मैं गाड़ियों का कोई माहिर नहीं हूं, कोशिश की है मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसने बात संभालते हुए कहा, मेरे शेख को आए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं, वो हर 15 दिन बाद आता है, शायद अगले 5-6 दिन में आ जाए। अगर आ गया तो वो गाड़ी भी देख लेगा, वरना आप उसी के साथ शहर वापस जा सकती हैं। लड़कियां आपस में धीरे धीरे मशवरा करती हैं और आखिरकार मान जाती हैं। चलो कुछ नहीं तो 5 दिन और सही, यहां तो महफूज हैं। अयान उन्हें वापस अपने कमरे में ले आता है। अब लड़कियां पहले जैसी डरी सहमी नहीं थीं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो अयान से सवाल करने लगी, आप कहां से हो? अयान ने सादगी से जवाब दिया, मैं इंडिया से हूं। इतनी सुनसान वीरानी में आप कैसे रह लेते हो? ऐसी क्या मजबूरी है? अयान ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे वो एक नाफरमान बेटा था, स्कूल नहीं जाता था, अम्मी अब्बू को धोखा देता रहा। फिर जब माँ बाप को हकीकत पता चली तो शर्मिंदगी में खुद को बदलने की ठानी। मजदूरी करने लगा, मगर वो भी काफी नहीं थी, इसलिए वो परदेश चला आया ताकि माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सके। लड़कियां खामोशी से सब कुछ सुनती रहीं, उनके चेहरों पर हमदर्दी साफ नजर आ रही थी। एक लड़की धीरे से बोली, आपके इंडिया में इतनी गरीबी है, क्या लोग वाकई सिर्फ रोटी के लिए परदेश चले आते हैं? अयान ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, हमारे यहाँ अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं। ये सुनकर लड़कियां हैरान रह गईं। उनमें से एक बोली, हमारे यहाँ तो बचपन से हर चीज आसानी से मिलती रही, हमें तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसी भी जिंदगी होती है। अयान की सादगी, उसकी सच्चाई, उसके जज्बात सब उनके दिल को छू गए। वो उससे भारत के बारे में सवाल करने लगी, वहां के लोग कैसे होते हैं, मौसम कैसा होता है, आपके घर में कौन कौन है? अयान ने मुस्कुराते हुए सब कुछ बता दिया। अपने गांव की नदियां, दरख्त, हरे भरे खेत और मिट्टी का वो छोटा सा घर सब तसव्वुर में उभार कर बयान किया। लड़कियां हैरत में डूब गईं, दिल ही दिल में सोचने लगीं, हमें जरूर भारत जाना चाहिए, इतना सादा, इतना खूबसूरत मुल्क हमें देखना चाहिए। उन्होंने अयान से वादा किया, अगर हम कभी भारत आए तो आपके घर जरूर आएंगे। अयान मुस्कुराया, यकीनन, अगर उस वक्त मैं भारत में हुआ तो आप सबको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। लड़कियां हंस पड़ीं, नहीं, हम आएंगी तो आपको भी साथ लेकर जाएंगी। अयान भी हंस पड़ा। उसी हंसी मजाक में दिन गुजरने लगे। 5 दिन बीत गए, मगर शेख नहीं आया। लड़कियां अब परेशान होने लगीं। आपने कहा था वो हर 15 दिन बाद आता है, अब तो 6 दिन ऊपर हो चुके हैं,
अभी तक नहीं आया। अयान भी फिक्रमंद हो गया। हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है, और सच बताऊं तो राशन भी अब खत्म होने के करीब है। ये सुनकर लड़कियां और भी घबरा गईं, मगर अब उनके दिलों में एक और फैसला पक्का हो चुका था। जब हम वापस शहर जाएंगे तो सब कुछ अपने माँ बाप को बताएंगे और इस अयान जैसे शख्स को इस सुनसान कैदखाने से निकालकर एक बेहतर जिंदगी देंगे। उन्होंने दिल में सोच लिया था, हम अयान को इस वीरान रेगिस्तान से निकालकर अपने साथ रखेंगे। ऐसा सादा, ईमानदार और मुखलिस इंसान किस्मत से ही मिलता है। उसी शाम शेख फार्म पर पहुंच गया। अयान ने पूरे इत्मीनान और सच्चाई से बात बताई, कैसे 5 लड़कियां बारिश में फंस गईं और कैसे पिछले 5 दिन से वो उसके साथ फार्म पर रह रही थीं। शेख ने ना कोई एतराज किया, ना कोई सवाल उठाया, बल्कि खुद ही उन लड़कियों को गाड़ी में बैठाया और शहर पहुंचा दिया। लड़कियों के वालिदैन बहुत परेशान थे, मगर जैसे ही बेटियों ने हकीकत बयान की, अयान का किरदार, उसकी ईमानदारी, हिफाजत और बेगर्ज मदद, तो माँ बाप का दिल भी पिघल गया। उन्होंने बेटियों से कहा, अगर वो लड़का तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो तो जरूर ले आओ। ऐसे लोग अब कम मिलते हैं। कुछ ही दिन बाद वो 5 लड़कियां फिर फार्म पर पहुंची। वही सादा लिबास, वही मुस्कुराहट और साथ लाई एक नई पेशकश। अयान भाई, हमारे साथ चलिए, हम आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, आरामदेह जगह, इज्जत और साये में काम मिलेगा। अयान कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, यहां मैं तन्हा जरूर था, मगर आप सबकी मेहरबानियों ने मुझे इंसान बना दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलने को तैयार हूं। बस फिर क्या था, वो सब उसे अपने साथ ले गईं। अब अयान का एक नया सफर शुरू हुआ। वो उनका ड्राइवर भी था, मददगार भी, और अब तो दोस्त भी। जहां जाना होता गाड़ी लेकर जाता, फिर उन्हें वापस लाता, बाजार से राशन लाता, घर की सफाई करता, जरूरत की हर चीज का इंतजाम करता। मगर इन सब से बढ़कर थी वो शामें जब सब मिलकर बैठते, चाय पीते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे के जज्बातों को समझते, महसूस करते। अब वो 5 लड़कियां अयान को सिर्फ मददगार नहीं, अपना हमदर्द और साथी समझने लगी थीं। अयान भी अब उनके साथ दिल खोलकर रहने लगा था। वो अपने अम्मी अब्बू की बातें सुनाता, बचपन की शरारतें, माँ बाप की कुर्बानियां सब उनसे बांटता। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। अयान को 2 साल हो चुके थे इंडिया गए बगैर। एक दिन लड़कियों ने उससे पूछा, अयान तुम कब से घर नहीं गए? अयान ने नजरें झुका लीं। 2 साल हो गए, मगर यहां काम इतना ज्यादा रहा कि वक्त का पता ही नहीं चला। लड़कियों ने मशवरा दिया, तुम छुट्टी पर जाओ, हम तुम्हें अच्छी खासी रकम देंगे, शॉपिंग भी करवा देंगे। जाओ अपने माँ बाप के पास, कुछ दिन उनके साथ गुजारो, फिर वापस आ जाना। अयान हैरान भी था और दिल से बेहद खुश भी। उसे इतने पैसे कभी एक साथ नहीं मिले थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े, तोहफे और जरूरी सामान खरीदा। फिर उसके हाथ में टिकट थमाया और मुस्कुराकर कहा, अब जाओ और अपने गांव वालों को बताओ कि अयान अब वो नहीं रहा जो कभी था। जब अयान अपने गांव पहुंचा तो हर चीज बदल चुकी थी। वही लड़का जिसे लोग कल तक निकम्मा, नालायक और नाकाम समझते थे, आज एक बड़ी गाड़ी से उतरा, नए लिबास में, मगर नजरें झुकी हुईं, खामोश मगर मजबूत। माँ बाप हैरत से देख रहे थे, खुश भी थे और अंदर से जज्बात में डूबे हुए भी। अब्बू ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा अब तो सब कुछ है, अच्छा घर, इज्जत, गाड़ी, अब शादी कर लो, हम तुम्हारी दुल्हन लाएंगे। अयान हल्के से मुस्कुराया, अभी नहीं बाबा, शादी का वक्त आएगा तो खुद बता दूंगा, अभी तो दिल फिर से वापसी का कह रहा है। चंद दिन बाद उसने अम्मी अब्बू से इजाजत ली, मैं फिर से दुबई जा रहा हूं, अगली छुट्टी पर आया तो शादी पर बात करेंगे। माँ बाप ने दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। अयान का उन 5 लड़कियों से बराबर राब्ता बना हुआ था। वापसी से पहले उसने पूछा, आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर अयान कहाँ मानने वाला था। उसने हर लड़की के लिए खास तोहफे खरीदे। जब वो वापस दुबई पहुंचा और ये तोहफे उन्हें दिए तो वो लड़कियां खुशी से झूम उठीं। अब अयान उनके लिए सिर्फ एक मुलाजिम नहीं था, वो उनका साथी बन चुका था, जिंदगी का हिस्सा। वो जहां जाती अयान को साथ लेकर जाती, बातें करती, दिल की, हसरतों की। अयान का वजूद उनके लिए सुकून और एतबार बन चुका था। उसी खामोशी में उनके दिलों में एक और एहसास परवान चढ़ने लगा, मोहब्बत। 5 लड़कियां, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ रवैये, मगर एक साथ दिल, एक सी चाहत। अब वो सब अयान को दिल से चाहने लगी थीं, शायद मोहब्बत भी करने लगी थी। अब तक अयान उनका एतबार बन चुका था, दोस्त, जरूरत और बहुत कुछ। वो जहां भी जाती
अयान साथ होता, घर का कोई काम हो, बाजार जाना हो या किसी तकरीब में शरीक होना, हर जगह अयान ही उनका हमसफर बनता। मगर अब इस नरमी में एक अजीब सी कशमकश आ चुकी थी। अगर किसी एक लड़की को जरा सा भी काम होता, वो फौरन पुकारती, अयान भाई, आज मेरे साथ जाना है, मुझे वहां जाना है। अयान बेदिली से नहीं, सादगी से चल पड़ता। मगर जैसे ही वो निकलता, बाकी लड़कियां बार बार कॉल करने लगती, अयान कहाँ हो, किसके साथ हो, बताया क्यों नहीं। अयान तो सीधा सादा दिल वाला था, जवाब में बस यही कहता, आपकी दोस्त के साथ फंक्शन पर आया हूं। मगर असल हकीकत कुछ और थी। उन पांचों के दिल में अयान के लिए एक ऐसा एहसास परवान चढ़ चुका था जिसे न वो एक दूसरे से कह सकती थीं, न खुद से इनकार कर सकती थीं। अब हर एक चाहती थी कि अयान सिर्फ उसका हो, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे, उसकी बात सुने, उसकी तरफ देखे। अगर अयान किसी और के साथ ज्यादा वक्त गुजार लेता तो बाकी के दिलों में जलेसी सी उठती। पहले जो सखियां मिलकर हंसती थीं, अब खामोश हो गई थीं। आंखों में सवाल, लहजों में तलखी और दिलों में बेचैनी। अयान ने शुरुआत में ये सब महसूस नहीं किया। वो समझा शायद सब थकी हुई हैं या किसी बात पर परेशान। मगर फिर ये रोज रोज होने लगा। कभी कोई नाराज, कभी कोई खामोश, कभी कोई ताना देती, अयान तुम्हें तो बस उसी के साथ जाना है ना, आज तो तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। अयान परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं तो यहां काम करने आया था, इज्जत मिली, सुकून मिला, मगर अब बात किसी और तरफ जा रही है। अगर इनमें से किसी ने अपने वालिदैन को कुछ बता दिया तो मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा या खुदा ना करे जेल तक भी जा सकता हूं। एक रात अयान छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था और दिल में तूफान था। मैं क्या करूं, किसी को दुख नहीं देना चाहता, मगर सब कुछ उसी तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। जब सब लड़कियां नाश्ता कर रही थीं तो अयान ने अदब से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, मैं थक गया हूं, कोई दूसरा काम तलाश करना चाहता हूं। सब लड़कियां एकदम चौंक गईं, जैसे किसी ने सीधा दिल पर हाथ रख दिया हो। एक साथ बोल उठीं, अयान क्यों, किसी से नाराजगी है, किसी ने कुछ कहा? अयान ने नरमी से कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से आप सबकी दोस्ती में दरार आ रही है। मैं किसी एक के साथ जाता हूं तो बाकी नाराज हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक मामूली सा आदमी हूं, आप सबने मुझे इज्जत दी, अपनाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ें। ये सुनकर सारी लड़कियां खामोश हो गईं, नजरें झुक गईं। उन्हें समझ आ गया था अयान ने सब कुछ समझ लिया है। कुछ देर बाद एक लड़की ने कहा, अयान हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे शिकायत नहीं करेगी, तुम बस यहीं रहो, हमारा उसी तरह ख्याल रखो जैसे अब तक रखते आए हो। लेकिन अब चुपचाप दिलों में एक नया मुकाबला शुरू हो चुका था। कौन पहले अयान से अपने दिल की बात कहेगा? अब सबको यकीन था जैसे मेरा दिल अयान के लिए धड़कता है वैसे ही मेरी बाकी सहेलियों का भी। अब हर लड़की चाहती थी कि वो अयान से निकाह करे। एक एक करके सबने अयान से अपने जज्बात का इजहार कर दिया। किसी ने 2 दिन का वक्त मांगा, किसी ने 3 दिन का, और सबने एक ही बात कही, हमें अपना फैसला जरूर बताना। अयान परेशानी में था, दिल में तो मोहब्बत थी मगर जवाब देना नामुमकिन था। मैं सबसे निकाह नहीं कर सकता और जिससे भी करूंगा बाकी नाराज हो जाएंगी। और मैं हूं कौन? सिर्फ एक ड्राइवर, एक मजदूर, अपना खर्चा भी उन्हीं के दिए पैसों से चलता है। आखिरकार अयान ने एक फैसला किया। 5 लड़कियों को एक जगह बुलाया, सब आ गईं और अयान ने सादगी से कहा, आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मगर मैं सिर्फ एक गरीब हिंदुस्तानी लड़का हूं। जो पैसे आप देती हैं उन्हीं से अपने माँ बाप को खर्च भेजता हूं और खुद भी गुजारा करता हूं। अगर मैं आप में से किसी एक से निकाह करता हूं तो बाकी 4 नाराज होंगी, दूसरी से करूं तो तीसरी नाराज। और सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ एक निकाह कर सकता हूं। ना दिल इजाजत देता है, ना दीन, ना हालात। लड़कियां खामोश हो गईं, सर झुक गए। चेहरों पर पहली बार एक जैसा सवाल था, हम किसके लिए हारे और किसके लिए जीते? अयान रात को अपने कमरे में देर तक जागता रहा। दिल में बार बार वही ख्याल आता रहा। इनमें से एक है जो सबसे अलग है, धीमे मिजाज वाली, खामोश और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाली। अगले ही पल वो लड़की सामने आ गई। अयान ने अपने जज्बात उसके सामने रख दिए। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो आज ही निकाह करते हैं और रात ही वापस हिंदुस्तान चलते हैं। लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर बोली,
मैं माँ बाप को तो मना सकती हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ, मगर वो ये हरगिज नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाकर रहूं। अयान ने नरमी से कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुक रुक कर कहा, अगर तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो तो मैं भी अपने वतन, अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ इंडिया चलने को तैयार हूं। अयान ने तसल्ली से जवाब दिया, अगर तुम मेरी मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करता हूं। दिल से, उसी वक्त, उसी सादगी से दोनों का निकाह हुआ। अगले ही दिन वो दोनों इंडिया आ गए। अयान ने माँ बाप के कदम चूमे और कहा, यही है मेरी कफील भी, मेरी बीवी भी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। माँ बाप की आंखें खुशी से भीग गईं। उन्होंने बहू को सीने से लगाया और उसका इज्जत से इस्तकबाल किया, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसने उनके बेटे को एक निकम्मे लड़के से एक इंसान बना दिया था। अगर आपको अयान और इस अरब लड़की की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।